परिवार के बिजनेस अलायंस की वजह से मेरी शादी फू ईरान से हुई थी, लेकिन मैं जानता था कि मैं उसके लिए सिर्फ उसके बाई यूए गवान फर्स्ट लव का रिप्लेसमेंट था और अब उसका वो पहला प्यार वापस कंट्री आ रहा था। मुझे लगा अब मेरे जाने का वक्त आ गया है। किसी को शक ना हो इसलिए मैंने सिर्फ एक सिंपल सा बैकपैक उठाया। उसके अंदर मेरी जिंदगी की आखिरी जमा पूंजी थी, गोल्ड बार्स और कैश। मैं नहीं चाहता था कि मेरे पास कोई भी ऐसी महंगी चीज़ हो जिससे कोई मेरी फैमिली तक पहुंच सके। मैं पहले ही अपने लिए एक नया रास्ता चुन चुका था। एक दूर का छोटा सा टाउन मेरी नज़र में था जहां मैं सब कुछ छोड़कर अकेला नई जिंदगी शुरू करने वाला था। लेकिन जैसे ही मैं दरवाजे से बाहर निकलने वाला था, फू ईरान अचानक भाग कर आई और सीधा मेरी बाहों में गिर गई। उसने दीवानों की तरह मेरे ऊपर अपने निशान छोड़ दिए। उसके बाद उसने मेरा बैकपैक खोलकर चेक करना शुरू कर दिया। मुंह से तो वो मेरी फिक्र करने वाली बातें बोल रही थी, लेकिन उसकी आंखों में साफ साफ शक छुपा हुआ था। लेकिन मैं उसके इस नाटक का बहुत पहले से आदत डाल चुका था। मैंने तो खुद आगे बढ़कर उसके होठों पर एक किस भी कर दिया। उसने नकली मुस्कुराहट के साथ कहा, गुड बॉय हबी। फिर उसने अपने हाथ से मेरे लिए स्पेशली बनवाया हुआ एक ब्रेसलेट निकाला। हबी, ये ब्रेसलेट मैंने स्पेशली कस्टम बनवाया है। इसे पहन लो ताकि तुम्हें हमेशा मेरी याद आए। आज रात 8 बजे मैं तुम्हें लेने आऊंगी, फिर हम साथ सोएंगे। मेरा दिल बर्फ की तरह ठंडा हो चुका था। मैं बस जबरदस्ती एक शब्द बोल पाया। हम लंच के बाद मैं रोज वाले रूट की जगह दूसरे रास्ते से निकल गया। उसकी नजरों से बचने के बाद मैं एक दूसरी गाड़ी में बैठ गया। मेरी नजर अपनी कलाई पर गई। जब मैंने उसे हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला कर ही लिया था तो इस ब्रेसलेट को संभाल कर रखने की भी कोई जरूरत नहीं थी। यह ब्रेसलेट सिर्फ एक स्पेशल की से ही निकल सकता था, लेकिन प्रोफेशनल का काम प्रोफेशनल ही करता है। ये सोचते ही मैंने ड्राइवर को तुरंत गाड़ी रोकने को कहा। आगे शॉपिंग मॉल के एंट्रेंस पर गाड़ी रोको। ड्राइवर घबरा गया। मैडम ने ऑर्डर दिया है कि रास्ते में कहीं भी गाड़ी नहीं रोकनी है। मैंने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि वो यही बोलेगा, इसलिए मैंने आराम से फ़ोन निकाला और वो रिकॉर्डिंग चला दी जो फू ईरान ने खुद मेरे लिए रिकॉर्ड की थी। उसने रिकॉर्डिंग में कहा था, ड्राइवर, मेरे हस्बैंड को गिफ्ट खरीदना हो तो गाड़ी ज़रूर रोक देना। जैसे ही रिकॉर्डिंग में फू ईरान की आवाज़ सुनाई दी, उसने बिना कुछ कहे गाड़ी साइड में लगा दी। लेकिन जैसे ही मैं गाड़ी से उतरा, ड्राइवर एक कदम भी पीछे नहीं हटा और मेरे पीछे चलने लगा। मैं सीधा एक रैंडम ज्वेलरी शॉप में घुस गया। बोर्ड पर लिखा था ब्रेसलेट रिपेयर एंड रिमूवल अवेलेबल। शॉप का ओनर एक बूढ़ा आदमी था। उसने सर तक नहीं उठाया और बस पूछा, ब्रेसलेट खरीदना है? मैंने सिर हिला दिया। मैं काफ़ी देर तक ग्लास काउंटर के सामने खड़े होकर ब्रेसलेट्स देखने का नाटक करता रहा। फिर मैंने एक ब्रेसलेट की तरफ इशारा किया, ये वाला दिखा दीजिए। अंकल, मुझे ये ब्रेसलेट इसी हाथ में पहनना है, लेकिन जो पहले से पहना हुआ है वो निकल ही नहीं रहा। क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं? हाँ। बूढ़ा बिना सोचे मान गया, लेकिन जैसे ही वो टूल बॉक्स लेने के लिए झुका, उसकी नज़र मेरी कलाई पर पड़े ब्रेसलेट पर गई। एक पल में उसके चेहरे का एक्सप्रेशन बदल गया। उसने दोबारा ध्यान से मेरा चेहरा देखा। बेटा, इस ब्रेसलेट का लॉक बहुत स्पेशल है। अगर ओरिजिनल की ना हो तो इसे बिना डैमेज किए निकाला ही नहीं जा सकता। सिर्फ लॉक तोड़कर ही इसे उतारा जा सकता है। मैंने शांत आवाज़ में कहा, कोई बात नहीं, आप तोड़ दीजिए। उस बूढ़े को सब समझ आ गया था। वो इस ब्रेसलेट को कैसे नहीं पहचानता। ये वही ब्रेसलेट था जो उसने सालों पहले फू ईरान के लिए अपने हाथों से बनवाया था। एक ऐसा एक्सक्लूसिव ज्वेलरी पीस जो सिर्फ उस इंसान के लिए बनाया जाता है जिससे कोई सच्चे दिल से प्यार करता हो। और उसके सामने खड़ा ये लड़का अपनी पूरी जान लगाकर इस रिश्ते से आज़ाद होना चाहता था। आधे घंटे बाद ब्रेसलेट आखिरकार उतर गया। मेरी आंखों की खुशी बिल्कुल छुप नहीं रही थी। मैंने पैसे दिए और बिना एक सेकंड रुके वहां से निकल गया। उस ब्रेसलेट की कीमत 100 मिलियन से भी ज़्यादा थी, लेकिन मैंने बिना झिझक के उसे सीधा डस्टबिन में फेंक दिया। मेरे पीछे चल रहा ड्राइवर ये देखकर बिल्कुल शॉक रह गया। जैसे ही मैं दोबारा गाड़ी में बैठा, शॉपिंग मॉल के बाहर लगा बड़ा LED स्क्रीन अचानक एक साथ रोशन हो गया। उस पर मशहूर एक्टर किन सुरवाहान का चेहरा दिख रहा था। मेरा दिल एकदम भारी हो गया। वही आदमी फू ईरान का बाई वेगवान फर्स्ट लव था। इस एरिया में सबसे ज़्यादा एडवर्टीजमेंट स्क्रीन लगी हुई थी, और ये एडवर्टीजमेंट किसने स्पॉन्सर किया था ये बिना बोले ही समझ आ रहा था। तभी मेरा फ़ोन लगातार वाइब्रेट करने लगा। कॉल फू ईरान का था। उसे पता चल गया था कि ट्रैकिंग सिग्नल गायब हो चुका है। मैंने जानबूझकर फ़ोन तब उठाया जब बेल बंद होने ही वाली थी। हेलो। उसकी आवाज़ बिल्कुल शांत थी। हबीब, तुम शॉपिंग मॉल गए हो? रोड पर बहुत ट्रैफिक है। थोड़ी देर की खामोशी के बाद उसने मेरी बात मान ली। ठीक है, जब घर पहुंच जाओ तो मुझे कॉल कर देना। फ़ोन रखने के बाद मैंने फैमिली ग्रुप का मैसेज देखा, सो वापस आ गई है। समझदार बनना और उसके सामने मत आना। अपना मुंह लेकर घर मत घुस जाना। मैंने खिड़की के बाहर देखा। जैसे ही गाड़ी बंगलों के अंदर घुसी, मैनेजर ने मुझे देखते ही अपना चेहरा बदल लिया। उसने तुरंत पानी की पाइप फेंकी और भागते हुए घर के अंदर चला गया। मैं बैकपैक लेकर गाड़ी से उतरा। अभी मैं दरवाजे के अंदर कदम भी नहीं रखा था कि एक फर कोट पहनी हुई औरत गुस्से से बाहर दौड़ती हुई आई। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई? तुम खुद से वापस यहाँ आ भी गए। मेरे सीने में दर्द की एक लहर उठ गई। माँ, मैं ही चू फैमिली का असली बेटा था, लेकिन फिर भी वो लोग हमेशा अपनी अडॉप्टेड डॉटर सोसो का ही साथ देते थे। पिछले साल मेरी कमिंग ऑफ एज पार्टी में मुझे जबरदस्ती शराब पिलाई गई थी। उसी मौके का फायदा उठाकर सोसो जानबूझकर मेरे करीब आई थी। मैंने उसे साफ मना कर दिया था, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने बिना सच जाने, बिना सही गलत समझे सिर्फ मुझे ही दोषी ठहराया, और मेरी बात उन्होंने कभी सुनने की कोशिश भी नहीं की। उस दिन के बाद मैं सिर्फ फैमिली का एक टूल बनकर रह गया। मुझे ज़बरदस्ती फू फैमिली की घमंडी एल्डेस्ट डॉटर के साथ बिजनेस मैरिज करनी पड़ी। माँ ने ठंडी नज़रों से देखते हुए कहा, तेरी बहन आज नाम भी कमा रही है और पैसा भी। मैंने तुझे पहले ही कहा था कि वापस मत आना, फिर भी तुझे शर्म नहीं आई।
अपनी माँ को मेरे सामने इतनी नफरत के साथ चिल्लाते देख मेरा पहले से ही जख्मी दिल पूरी तरह ठंडा पड़ गया। मैं बिना कुछ कहे अपनी जेब से दादाजी की विल निकालकर उनके सामने रख दी। मैं सिर्फ दादाजी की छोड़ी हुई चीज़ लेने आया हूँ। वो 2 सेकंड के लिए चुप हो गई, फिर उसके चेहरे पर तंज भरी मुस्कान आ गई। तू तो फू फैमिली की बड़ी बेटी से शादी कर चुका है, अब भी तुझे यहाँ की थोड़ी सी प्रॉपर्टी पे नजर है। मुझे उनसे बेकार की बहस करने का कोई शौक नहीं था। मैं सीधा बोला, मुझे सिर्फ एक कार और 2 लाख कैश चाहिए और वो मुझे अभी चाहिए। वो कुछ देर सोचती रही। उसके दिमाग में दादाजी के 50% शेयर्स और कई प्रॉपर्टीज घूम रही थी। मेरी मांग उन सब के सामने कुछ भी नहीं थी। तुरंत उसका चेहरा नरम पड़ गया। ठीक है, रुक, मैं अभी मंगवाती हूँ। उसने कार की चाबी और कैश मंगवाया, साथ ही एक प्रॉपर्टी एग्रीमेंट भी मेरे सामने रख दिया। खड़ा बटलर सबको चुपचाप देख रहा था। उसकी आंखों में छिपी चाल मुझे साफ नजर आ रही थी। सालों पहले इसी बटलर ने सबसे इंपॉर्टेंट क्लू जानबूझकर छुपा दिया था। उसने जानबूझकर ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की कि मेरे पेरेंट्स हमेशा मेरे खिलाफ ही हो गए। इसी वजह से मुझे घर में कभी प्यार नहीं मिला और आखिरकार मुझे जबरदस्ती फू फैमिली की घमंडी एल्डेस्ट डॉटर से शादी करनी पड़ी। जैसे ही मैं चू फैमिली के बंगलों से बाहर निकला, मैंने बिना झिझक अपना सिम कार्ड तोड़ दिया। फोन स्क्रीन पर फू ईरान की 99 मिस्ड कॉल्स चमक रही थीं। उन्हें देखकर मेरे दिल को अजीब सा सुकून मिला। मैं पूरी रात बिना रुके गाड़ी चलाता रहा। सुबह तक मैं उस छोटे से टाउन पहुंच गया जिसे मैंने पहले ही अपनी नई जिंदगी के लिए चुन लिया था। दूर से ही मैंने एक लड़की को स्टोन मार्कर के पास खड़े देखा। उसने मुस्कुराकर पूछा, क्या आप मिस्टर चू हैं? मैंने सिर हिलाकर कहा, हाँ। उसने प्यार से मुझे फलों का एक बास्केट दिया, फिर सीधे मेरी कार में बैठ गई। कुछ देर बाद गाड़ी एक खूबसूरत घर के सामने रुकी। 3 मंजिला घर, जिसके आंगन में एक फाउंटेन था और नीचे के तालाब में तिलापिया मछलियां तैर रही थीं। चाहो तो पकड़कर खा भी सकते हो। लीशाओ मेरा सामान उठाकर 2nd फ्लोर तक ले गई। दरवाजे के बाहर रुककर वो मुस्कुराई। अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे कभी भी फ़ोन कर दीजिएगा। होप आप यहाँ अच्छा टाइम स्पेंड करें। मैं उसके हॉलवे के कोने तक गायब होने का इंतजार करता रहा, फिर अपना बैकपैक अंदर ले गया। इसी वक्त कैपिटल सिटी में चू फैमिली का माहौल पूरी तरह जम चुका था, क्योंकि फू ईरान खुद चू फैमिली के घर पहुंच चुकी थी। जो बंगला कभी बहुत शानदार हुआ करता था, अब एक बैटलफील्ड लग रहा था। हर तरफ टूटा हुआ फर्नीचर बिखरा पड़ा था। मेरे पेरेंट्स का चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। वे डरे हुए खड़े थे और फू ईरान कमरे की इकलौती बची हुई सोफा पर शांति से बैठी थी। इधर मुझे इस टाउन में आए 2 दिन हो चुके थे। यहाँ की शांति धीरे धीरे मेरे अंदर के सारे जख्म भर रही थी। बस रात को मेरे पास वाली खाली जगह देखकर थोड़ी नींद नहीं आती। बाद मैं अपना नया कैमरा लेकर बाहर निकलने ही वाला था, तभी सामने वाली आंटी ने मुस्कुराकर पूछा, बेटा बाहर जा रहे हो? मैं बोला, जी। आंटी 2 टॉफियाँ मिल जाएंगी? वो हंस पड़ी। अरे बेटा, जितनी चाहो ले लो, पैसे की ज़रूरत नहीं। मैं एक पल के लिए रुक गया। इस टाउन के लोग वाकई बहुत अच्छे थे। मैं मुस्कुराया, फिर मैं बिना शर्माए ले लेता हूँ, थैंक यू। वो भी मुस्कुरा दी। तभी उसकी नज़र टेबल पर रखे कुछ पेपर टिकट्स पर पड़ी। उसने कहा, वैसे बेटा, आज रात शई स्वांग स्क्वायर में बोनफायर फेस्टिवल है, देखने चलोगे? मैं हैरानी से मुड़कर पूछा, बोनफायर फेस्टिवल? वो बोली, ये हमारे एरिया का ट्रेडिशनल फेस्टिवल है। ये कहकर उसने एक टिकट मेरे हाथ में रख दिया। मैं सिर्फ थैंक यू बोलकर टिकट रख ली। रास्ते में एक पुराने गेट के पास से गुजरते वक्त मेरी नज़र उस शई स्वांग स्क्वायर पर पड़ी जिसका आंटी ने जिक्र किया था। लेकिन आज मेरा प्लान सामने वाले पहाड़ पर जाकर सरसों के फूलों की फोटोग्राफी करना था। कल शाम लीशायू ने ही मुझे बताया था कि वहाँ पहाड़ियों पर पीले फूलों की लेयर्स इतनी खूबसूरत लगती हैं जैसे पूरा पहाड़ सोना ओढ़ लेता हो। लेकिन वो पहाड़ मेरी सोच से काफ़ी ज़्यादा दूर निकला। जब मैं उसकी चोटी पर पहुंचा, तेज़ हवा मेरे कपड़े उड़ा रही थी और उस हवा के साथ मेरी सारी थकान भी उड़ गई। मैं तस्वीरें खींच ही रहा था कि अचानक मुझे पता चला यहाँ मोबाइल सिग्नल आ रहा था। अगली ही सेकंड फ़ोन पर नोटिफिकेशंस की बारिश शुरू हो गई। मैं फ़ोन बंद करने ही वाला था, तभी मेरी नज़र 2 नामों पर पड़ी, फू ईरान और किंशुहान। गलती से मैंने एक न्यूज़ आर्टिकल खोल दिया। उसमें वो दोनों एक साथ मुस्कुरा रहे थे और उनके चेहरों की स्माइल बिल्कुल एक जैसी लग रही थी। उस पल मुझे समझ आ गया, मैं अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था और वो आराम से किसी और के साथ हंसी मजाक कर रही थी। मैंने बिना सोचे फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। शाम को जब मैं वापस आया, तब तक लीशायू खाना बना चुकी। मैं भी स्लीव्स चढ़ाकर उसकी हेल्प करने लगा। फिर लीफ मेरी तरफ मुड़कर बोला, वैसे ब्रदर चू, आज रात बोनफायर फेस्टिवल देखने चलोगे? मैंने सिर हिला दिया। हाँ, सुबह सामने वाली आंटी ने मुझे टिकट दे दिया था। मैं तैयारी भी कर चुका हूँ, थोड़ी देर बाद साथ चलते हैं। रात के 9 बजे मैं स्ट्रीट लाइट के नीचे लीफ का इंतजार कर रहा था। वो मोटरसाइकिल लेकर आया था, लेकिन वहाँ पहुँचते ही किसी ने उसे काम के लिए बुला लिया। जाने से पहले उसने मेरे लिए सबसे अच्छी व्यूइंग सीट ढूंढ दी। ब्रदर चू, आप यहीं बैठिए, मैं पहले चलता हूँ। मेरे पास बैठे अंकल बड़े फ्रेंडली तरीके से बात करने लगे। बेटा, तुम कैपिटल सिटी से आए हो क्या? काफ़ी हैंडसम लग रहे हो। मेरा दिल एकदम से धक से रह गया। मैंने बस हल्का सा सिर हिला दिया, लेकिन उनकी अगली बात सुनते ही जैसे मेरी रगों का खून उल्टा बहने लगा। आज रास्ते में मुझे कैपिटल सिटी से और भी कुछ लोग मिले। सब बहुत स्टाइलिश कपड़े पहने हुए थे, लेकिन सबसे अलग तो वो लड़की थी जो सबसे आगे खड़ी है। सच कहूँ, मैंने इतनी खूबसूरत लड़की आज तक नहीं देखी। बिल्कुल टीवी वाली हीरोइन जैसी लग रही थी। लो, वही सामने खड़ी है। मैंने उनकी उंगली की दिशा में देखा। बोनफायर की रोशनी में मेरी आंखें एकदम फैल गईं। उस औरत को देखते ही मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं घबराकर तुरंत अपना सिर नीचे झुका लिया, लेकिन मेरे हाथ में अभी भी लीफ का सामान था। मैं ऐसे ही वहां से निकल भी नहीं सकता था। मैं बेचैन होकर भीड़ में लीफ को ढूंढने लगा, लेकिन इतनी भीड़ में उसका कहीं कोई पता नहीं था।
जब बोन फायर और तेज जलने लगी और लोग हाथ पकड़कर डांस करने लगे तो सामने का पूरा व्यू ब्लॉक हो गया। तब जाकर मैंने हिम्मत करके दोबारा सिर उठाया, लेकिन भीड़ के बीच वो अब भी वहीं खड़ी थी। बस अब तो गया काम। मेरा दिल एकदम डूब गया। तभी लायन डांस टीम हमारी तरफ आ गई। अचानक किसी ने मेरे हाथ में एक गुलाब का फूल रख दिया। मैं हैरान रह गया। जब मैंने उन्हें जाते देखा और लीशायु को लायन कॉस्ट्यूम के अंदर से बाहर निकलते देखा तो मैं वहीं का वहीं जम गया। ये लीशायु थी। मैं 2 सेकंड तक सोचता रहा, फिर उसके पीछे अंदर चला गया। मैंने उसका सारा सामान उसके हाथ में वापस दे दिया। जब मैं मुड़कर जाने लगा तब मेरी नज़र टेबल पर रखे मेकअप प्रोडक्ट्स पे पड़ी। उसी वक्त मेरे दिमाग में एक पागल सा आइडिया आया। क्या ये मेकअप मुझे बेच सकती हो? लीशायु ने मेरी तरफ देखा, फिर मुस्कुराकर बोली, बेचने की क्या बात है, आप यूज़ कर लीजिए, जितना चाहे यूज़ कर लो। इतना कहकर उसने अपनी हेयर पिन उतारी। मैं बाहर जा रही हूँ, जब आप निकलो तो डोर लॉक कर देना। जैसे ही वो बाहर गई मैं तुरंत मेकअप बॉक्स पकड़कर अपने चेहरे पर फाउंडेशन और कॉन्टोर उल्टा सीधा लगाने लगा। फिर मैंने 200 युआन निकालकर मेकअप बॉक्स के नीचे रख दिए। उसके बाद धीरे से डोर खोला और चुपके से बाहर निकल गया। टाउन की गलियां इतनी तंग और उलझी हुई थीं कि वो किसी भूल भुलैया से कम नहीं लग रही थीं। मैं बिना सोचे बस भागता ही चला गया, लेकिन कुछ देर बाद मैं फिर वहीं आ पहुंचा जहां से निकला था। मैं धीरे से बोला, लगता है अभी मैं यहीं से गुजरा था, इसलिए मैंने दीवार पर एक छोटा सा निशान बना दिया। तभी मेरी नज़र कोने से आती एक परछाई पर पड़ी। मेरा दिल फिर से ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसी वक्त मेरे पास से एक शिकायती सी आवाज़ आई, तुम रास्ता भटक गए हो क्या? मैंने तुरंत अपनी मुट्ठी कस ली। रिफ्लेक्स में भागने ही वाला था कि वो मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। भाग क्यों रहे हो? मैं घबरा कर बोला, तुम मेरे पीछे आ रही थी इसलिए भाग रहा था। मेरी बात सुनकर वो गुस्से में हंस पड़ी। मेरा हाथ और जोर से पकड़ लिया। बस भी करो, अब घर चलो। मेरा पूरा शरीर एकदम सख्त हो गया। मैं जोर से बोला, तुम गलत इंसान को पहचान रही हो, मैं तुम्हें नहीं जानता। फुईरान ने सीधा मेरा गाल पकड़कर हल्का सा पिंच किया। मेरे चेहरे का मेकअप तुरंत एक जगह से मिट गया। वो मुस्कुराई, अब भी मना करोगे? मेरी हिम्मत ही नहीं हुई उसकी आंखों में देखने की। फुईरान मेरा हाथ पकड़कर बाहर ले गई। रास्ते में उसने पूछा, इतने दिन तुम कहाँ रह रहे थे? मैंने धीरे से जवाब दिया, होम सिटी, शंगजी स्ट्रीट। जब हम होम सिटी पहुंचे एक गोल्डन रिट्रीवर जोर जोर से भौंकने लगा, लेकिन उसने उसकी तरफ देखा तक नहीं। सीधा मेरा हाथ पकड़कर बाथरूम में ले गई। लेकिन चेहरे का मेकअप पूरी तरह साफ ही नहीं हो रहा था। उसके चेहरे पर मजबूरी सी आ गई। रुको, मैं रिमूवर लेकर आती हूँ, तुम यहीं वेट करो। मैंने चुपचाप सिर हिला दिया। वो बाहर चली गई। मैं चुपचाप उसके फुटस्टेप्स दूर जाते हुए सुनता रहा। यही मेरा भागने का सबसे अच्छा मौका था। लेकिन जैसे ही मैंने डोर हल्का सा खोला, फुईरान वहीं बाहर खड़ी थी, बिल्कुल बिना आवाज़ के। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ी। कहाँ जा रहे थे? मैं घबरा कर बोला, मैं कहीं नहीं जा रहा था। फुईरान ने मुझे धीरे धीरे पीछे धकेलते हुए बेड तक ले आई। मैं बेड पर बैठ गया, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा, बस चुपचाप मुड़कर बाहर चली गई। उसने धीरे से डोर बंद किया। एक भी एक्स्ट्रा बात नहीं बोली। वो जानती थी कि मैं भागना चाहता हूँ। डोर के बाहर कुछ देर तक चुपचाप खड़ी रही। उसकी आंखों में सिर्फ उदासी थी। वो धीरे से बोली, आहान, मैं तुम्हारे साथ क्या करूँ? कुछ देर बाद वो मेकअप रिमूवर लेकर वापस आई। मैंने चेहरा साफ किया। पूरे दिन की थकान और मेंटल प्रेशर की वजह से मैं सीधा बेड पे लेट गया। हाथ पैर फैलाकर पता ही नहीं चला कब नींद आ गई। फुईरान मुझे सोते हुए देखती रही, फिर धीरे से बोली, आहान, क्या तुम्हारा दिल सच में पत्थर का बना है? सिर के ऊपर लगा पुराना सीलिंग फैन कड़कड़ की आवाज़ करते हुए घूम रहा था, लेकिन उससे ज़रा भी ठंडक नहीं मिल रही थी। थोड़ी ही देर में मेरे माथे पे पसीने की पतली सी लेयर आ गई। फुईरान ने तुरंत चेंगच को मैसेज किया, एसी इंस्टॉल करवाने के लिए लोग भेजो। मैसेज मिलते ही चेंगच ने वर्कर्स भेज दिए। कुछ ही देर में कुछ मजबूत आदमी चुपचाप एसी इंस्टॉल करके चले गए। मुझे आराम से सोता देखकर फुईरान ने चैन की सांस ली। उसे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो कमरे की चीज़ें देखने लगी, लेकिन उसे सिर्फ एक अनजान कैमरा मिला। वो धीरे से बोली, मुझे नहीं पता था कि आहान को फोटोग्राफी का भी शौक है। मैं तो हमेशा सोचती थी कि मैं उन्हें पूरी तरह समझती हूँ, लेकिन अब लगता है मैं उन्हें बिल्कुल नहीं जानती। मुझे नहीं पता उन्हें क्या चाहिए। मुझे नहीं पता वो हमेशा मुझसे दूर क्यों भागना चाहते हैं, और मुझे ये भी नहीं पता कि वो मेरे लिए क्या महसूस करते हैं। कभी कभी वो कहते थे कि वो मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन हर बार उनकी आंखों में एक अजीब सी फीलिंग होती थी। अगली सुबह मैं चुपचाप खिड़की के बाहर देख रहा था। डोर खुलने की आवाज़ सुनकर मेरी नज़र उस तरफ चली गई। फुईरान मुस्कुरा कर बोली, आहान, तुम उठ गए। मैंने उसकी तरफ देखकर भी कोई रिएक्शन नहीं दिया। मैं इतनी दूर भाग कर आ गया था, इतनी सुनसान जगह छुप गया था, फिर भी वो मेरा पीछा छोड़ने को तैयार नहीं थी। तब मुझे समझ आया कि लोग पहले क्यों कहते थे कि फुईरान बहुत पजेसिव और नैरो माइंडेड है। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैं बस चुपचाप उसे इग्नोर करता रहा। शायद उसने मेरी फीलिंग्स में बदलाव महसूस कर लिया था। मैं कुछ देर तक हिचकिचाया, फिर मजबूरी में आगे बढ़कर उसे हल्का सा हग कर लिया। फुईरान को मनाना वैसे भी बहुत आसान था। जैसे ही मैंने उसे हग किया, उसके चेहरे पर तुरंत एक चमक आ गई। वो मुस्कुरा कर बोली, मैं यहाँ 3 दिन से हूँ, लेकिन अभी तक टाउन के किसी रेस्टोरेंट में खाना ही नहीं खा पाई। खाना खत्म होने के बाद वो चुपचाप मुझे देखते हुए मेरी प्लेट साफ होते देख रही थी। मुझे लगा इस मील के बाद वो ज़रूर मुझे वापस घर ले जाने की बात करेगी, इसलिए जैसे ही वो डस्टबिन में कचरा फेंकने गई, मैं तुरंत मुड़कर बेड पर मुंह के बल लेट गया। दिल ही दिल में एक बचकानी सी उम्मीद लगा बैठा, शायद मेरी ये हालत देखकर वो इस बार मुझे छोड़ दे। फुईरान ने तब तक चेंगच को मैसेज भेज दिया था। उसने मेरे लिए इस एरिया का एक ट्रैवल गाइड मंगवाया,
जैसे ही वो कमरे में वापस आई, उसने मुझे बेड के कोने में सिकुड़ कर लेटे देखा। वो धीरे से मेरे पास आई और मेरे बालों को प्यार से सहलाने लगी। अहान, इन दिनों तुम कहाँ कहाँ घूमने गए थे? मेरा मूड पहले ही बहुत खराब था। मेरा बिल्कुल भी बात करने का मन नहीं था, लेकिन फू ईरान भी चुपचाप मेरी तरफ देखती रही। उसने भी कोई और बात नहीं की। काफ़ी देर बाद मैंने शांत आवाज़ में कहा, इधर उधर फोटोग्राफी करने गया था, फिशिंग भी की और पेपर काइट भी बनाई। फू ईरान बड़े ध्यान से मेरी बात सुनती रही। उसकी नज़र ट्रैवल गाइड के उन्हीं प्लेसेस पर गई और उसने पेन से उन सब जगहों पर निशान लगा दिया। फिर उसने मुस्कुराकर पूछा, अहान, आज तुम्हारा किसी खास जगह जाने का मन है? मैं जवाब देने ही वाला था कि अचानक मुझे कुछ याद आ गया। मेरी आंखों की चमक तुरंत धीमी पड़ गई। मैं धीरे से बोला, था, लेकिन अब नहीं। ली शियायू ने बताया था कि पास में एक हर्बल शॉप है। वहाँ खुद से हर्बल सैशे और नोज इनहेलर बना सकते हैं। सब नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बनते हैं। पिछले कुछ दिनों से मच्छर बहुत काट रहे थे। सोचा था वहाँ जाकर ट्राई करूँगा, लेकिन अब लगता है उसकी ज़रूरत ही नहीं। मेरी ठंडी और ताने भरी बात सुनकर फू ईरान का मूड भी तुरंत डाउन हो गया। वो धीरे से बोली, अहान, क्या तुम जानबूझकर मुझे हर्ट कर रहे हो? मैं थोड़ा सा हैरान हुआ और इस बार मैंने उसे अपने पास आने से नहीं रोका। सच कहूँ, कभी कभी फू ईरान बहुत डरावनी लगती थी, खासकर तब जब मैं भाग जाता था।